बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील इस वक्त करीब आ चुकी है। हमास ने इस वक्त अचानक एक ऐसा पलटा खाया है, एक ऐसा खेल खेला है कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हुआ ये है कि इसराइल ने ये जंगबंदी करनी नहीं थी। उन्होंने अमेरिका को कहा है कि भाई हमने हमास के साथ मुआहिदा एक शर्त पर करेंगे, जो भी मुआहिदा करना है, हमने परमानेंट जंगबंदी नहीं करनी और ये हमारी बेसिक शर्त है। अब हुआ ये कि एग्जैक्टली पिछले काफ़ी अरसे से हमास ने कहा जी हमने डील नहीं करनी जब तक नेतन्याहू इस बात पर आता नहीं कि परमानेंट जंगबंदी ना। उसने कहा जी अमेरिका को मैं सारी शराइत मानता हूँ, कतर को भी कह दिया सब कुछ कर लो जी, मैं ये काम नहीं करूँगा। अचानक से हमास की जानिब से पलटा मारा गया। उन्होंने कहा ठीक है जी हम तैयार हैं, 42 दिन की जंगबंदी करते हैं। 42 दिन तक एक गोली नहीं चलेगी और ये इसराइल ने तस्लीम किया। उसने कहा जी मैं 42 दिन के लिए तैयार हूँ। उसने कहा 42 दिन के लिए तैयार हूँ, अच्छा। इसके बाद उसने कहा ठीक है एक गोली नहीं चलेगी, इसराइल की फौजें गजा से निकल जाएंगी, लोग अपने घरों को वापस लौट जाएंगे, कैदियों का तबादला होगा और कैदियों के तबादले के बदले में वहां से सैकड़ों के हिसाब से लोग आएंगे। हमास के कैदी जो टफ लोग थे, जो आज तक बाहर नहीं आ सके, उनको भी निकाला जाएगा और यहाँ से औरतें, बच्चे और काफ़ी सारे लोगों को छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे लेकिन हम सारे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा। अब इसराइल के पैरों तले ज़मीन निकलेगी। साथ हमास ने एक बात कही है, उन्होंने कहा जी एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, कतर गारंटी देगा और इसके साथ मिस्र, हमें रिटर्न गारंटी चाहिए। आपकी गारंटी कतर की गारंटी होगी और मिस्र की गारंटी होगी और उस पर दस्तखत होंगे हुकूमत मिस्र के और हुकूमत कतर के और स्टैंप होंगे और इसमें सारे जितने गवाह हैं वो मौजूद होंगे। मीडिया के सामने चीज़ें आएंगी, पूरी दुनिया देखेगी, तब हम तस्लीम करने को तैयार हैं। अब जब ये मामला हुआ है तो असल में इजराइल के पास चॉइस क्यों नहीं। आप जरा देखिए, लोग इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं बड़ी तादाद में। उन्होंने कहा इजराइल को ये डील फाइनलाइज करो नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब इसराइल के पास ऑप्शन कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं, असल में नेतन्याहू के मुंह से ही बात निकल गई। उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम तो 42 दिन बस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ हम इसमें काम करेंगे कि लोग घरों को आ जाए और हमने हम फौजें भी पीछे अपनी हटा लेंगे और सारा कुछ हो जाए। 42 दिन के बाद फिर लड़ाई शुरू होगी। अब उनको पता था कि यार इन्होंने तो मानना नहीं है, चलो उन्होंने, एक होता है कि आपने भड़क मार दी, अब अगले मान गए, वो कहते हैं ठीक है जी हम 42 दिन के लिए तैयार है। अब आवाम निकल आई सड़कों पर। उसने नेतन्याहू को कहा कि अब तुम पीछे हटे ना तो हमने तुम्हें हुकूमत नहीं चलाने देनी, ये आपने दिल और दिमाग में बिठा लो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई है कि 42 दिन तक बड़ा अच्छा अरसा होता है। आप 42 दिन तक एक जंग बंदी करते हैं, उसके बाद दोबारा जंग करना इतना आसान नहीं होता। वो अलग बात है कि इसराइल ने करनी, लेकिन इसीलिए उन्होंने कहा है कि भाई आप हमारे साथ एक मुआहिदा जो होगा उस मुआहिदे में कतर के दस्तखत होने चाहिए। उस मुआहिदे में हर सूरत मिस्र दस्तखत करेगा और पूरी दुनिया के सामने मामला होगा। अब सोचो उसके बाद होगा क्या। उसके बाद होगा ये कि अवाम अपने घरों को, लोग अपने घरों को वापस आना शुरू हो जाएंगे और उस दौरान इसराइल की जो फौज है उसको ये असल में रिलैक्सेशन ये मिलेगी कि ठीक है जी अब आप इस जंग से पीछे हटे। और अवाम वहाँ पर जो इसराइल की फ़ौज के यानी ख़ानदान वाले हैं वो उनको कहेंगे कि आपने दोबारा लड़ने के लिए नहीं जाना, जो मर्ज़ी हो जाए। अब दोबारा अगर जंग होती है तो आपने हथियार फेंक देने और आपने लड़ाई करने के लिए नहीं जाना। अब आप ये सोचें कहाँ पर इसराइल ने कहा जी मैं लेबनान में जंग करने के लिए जा रहा हूँ। अब ये मामला और मुआहिदा सामने आ गया। ये इतना बड़ा सेटबैक है इसराइल के लिए कि ये तारीख में इससे बड़ी डील अगर कोई नहीं हुई तो ये अब होने के लिए जा रही। मसला सारा ये है कि उन्होंने कहा था कि हम 12 दिन में इनको ख़त्म करेंगे, ये 272 दिनों में भी जाकर इनको ख़त्म नहीं कर सके। अब मसला ये है कि जब लोग घरों को लौट आएंगे तो जाहिर सी बात है अब चाइना से लेकर बाकी सारी ताकतें भी ये काम करेंगी इन 42 दिन में। इसमें एक और भी चीज़ उन्होंने ऐड की है जो बड़ी मज़ेदार है। उन्होंने कहा कि इन 42 दिनों में आप हमारे साथ निगोशिएशन करेंगे, राउंड्स होंगे, बातचीत होगी और उसमें तमाम गारंटर इन्वॉल्व होंगे कि इस जंग को परमानेंट जंग बंदी में हम तब्दील करेंगे। इसराइल को कहा कि आप इसमें गारंटी दें कि आप हमारे साथ निगोशिएशन के टेबल पर आ जाएंगे, यानी आपका मुसाद का चीफ है सारे। अब इसमें मसला ये है
कि सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब इसमें रोल प्ले करना चाह रहा है कि भाई ये जंग बंदी हो जाए, परमानेंट हो जाए। इसमें अब चाइना भी कूदेगा, चाइना, रूस और बाकी ताकतें। इसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि इसराइल को एक झटका ये लगा है कि एक तरफ तो ईरान में हो चुके हैं इलेक्शन, उनका बन गया है सदर बनने के बाद अब 42 दिन जो होते हैं उसमें ईरान बड़ी तेज़ी के साथ अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करेगा, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में एक बात बड़ी क्लियर हो जाएगी कि जब जंग बंदी होगी तो इसराइल हमला नहीं कर पाएगा। इसराइल जब हमला नहीं करेगा तो ना वो ईरान पर भी हमला नहीं करेगा, वो किसी पर नहीं करेगा। और आगे आ रहे हैं अमेरिका के इंतखाबात। अमेरिका के इंतखाबात से पहले अब मामला ये हो जाएगा कि पूरी दुनिया में एक सीन ये आएगा कि भाई इसके बाद जंग नहीं करनी, इस जंग को रोके। अब रूस दबाव डालेगा, यूरोप दबाव डालेगा, क्योंकि एक दफ़ा 42 दिन का यानी जंगबंदी का मामला हो जाता है। असल में हुआ ये था कि पिछली दफ़ा इजराइल ने जब लड़ाई का मामला हुआ जंगबंदी की, तो उन्होंने आखिरी 2 दिन पहले ही उन्होंने हमला कर दिया, तो उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया। अब उन्होंने कहा कि अगर ये मुआहदा टूटा तो कतर जिम्मेदार होगा और उसके बाद मिस्र जिम्मेदार होगा और बाकी सारी दुनिया के सामने जो मुआहदा होगा दुनिया सारी देखेगी। अब समझ नहीं आ रही कतर को कि यार हम कैसे गारंटी दे दें इसराइल की। मिस्र को समझ नहीं आ रही, ये तो अपने सगे बाप का नहीं ख्याल करते तो हमारा ख्याल क्या करेंगे। ये तो किसी भी वक्त कोई धोखा देने के लिए तैयार होते हैं। अब वो सारे इस वक्त परेशान बैठे हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने काम ये करना है कि लोगों को भेज देना, यानी लट से हो सकता है आधे लोग भेज दें, आधे लोग इस जंगबंदी में जाएंगे। हर दूसरे दिन हर रोज़ कोई ना कोई लोग आ रहे हैं, कोई ना कोई जा रहे हैं। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर लोग आना शुरू हो जाएंगे, जाना शुरू हो जाएंगे, लोग अपने घरों को भी आएंगे। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर चीज़ हो जाएगी कि ठीक है सुकून आ गया, अब जंग बंदी नहीं करनी। अब जंग सिर्फ एक ही मुल्क चाह रहा है, वो है इसराइल। इस दौरान ईरान काम ये करेगा, रूस ये काम करेगा, यमन के हौसी ये काम करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनेगा। यहाँ पर जो शिपिंग है वो चलना शुरू हो जाएगी, यानी जो रेड सी के अंदर हमले हो रहे हैं आसानी के साथ चीज़ें शुरू हो जाएंगी। इंडिया भी खुश, अमेरिका भी खुश, चाइना भी खुश, बाकी सारे खुश। अब वो इसराइल को कहेंगे आपने जंग नहीं करनी। इसके बाद होगा ये कि ईरान पूरी तरह चुपके से बड़ी तेज़ी के साथ हथियार, टेक्नोलॉजी और दूसरी तमाम चीज़ें मुंतकिल करेगा और ये हिजबुल्लाह के पास पहुंचेगी, क्योंकि उनको पता है इसके बाद ईरान अपना एटमी प्रोग्राम आगे बढ़ाएगा, जो कि अब एक एक दिन उनके लिए बड़ा कीमती है। उसके साथ ही सबसे बड़ा फ़ायदा होगा रूस को इंगेजमेंट का मौका मिलेगा। वो टेक्नोलॉजी पास करेंगे, मज़ीद अपने आप को ट्रेनिंग और इन तमाम चीज़ों में उलझाएंगे और करते करते सिनेरियो ये बन जाएगा कि इसराइल की जो पोजीशन है वो वीक हो जाएगी। अब उनको ये बात समझ आ गई कि यार ये तो हमारे साथ हाथ हो जाएगा अगर जंगबंदी होती है। तो अब देखिए ना सबसे बड़ा मामला क्या है, इसराइल की फ़ौज जो है वो लड़ने को तैयार नहीं। जब आपका एयर चीफ, आर्मी चीफ और आपके बाकी तमाम उड़कर कह दें कि यार हमने जंग नहीं लड़नी, ये जंग लड़ेंगे तो हमारे लोग हथियार फेंक देंगे, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर इसराइल को ये बात समझ आ गई कि अच्छा अब हमें यहाँ पर अपने तमाम के तमाम मामला ठीक करने। देखिए इस सारे सिनेरियो में इसराइल ने इस वक्त गारंटी देनी है दुनिया के सामने। ये समझिएगा, इसराइल ने सारी दुनिया के सामने गारंटी देनी है कि भाई ठीक है मैं जंग नहीं करूँगा। 42 दिन में वो नहीं कर पाएंगे और उसके बाद फिर दुनिया उनको करने नहीं देगी। हुआ ये है कि इसराइल में लोग जो काम करते थे, जो बड़ी हाई पोजीशन पे थे, हाई टेक सैलरीज जो थी इसराइल में, वो सारे के सारे छोड़कर चले गए हैं। जो आईटी एक्सपर्ट थे, चीज़ें थी। अगर इस सारे 42 दिनों के अंदर लोग अपना सारा सिनेरियो देखेंगे कि अगर तो जंग दोबारा शुरू होती है तो फिर वो छोड़कर चले जाएंगे और मज़ीद इसराइल से अब लोगों को अपना पैसा निकालने का मौका मिलेगा कि भाई हमने आगे बढ़ना है, हमने नहीं करना। तो इस सारे सूरत हाल में हिजबुल्लाह की जो ताकत है वो यहाँ पर देखिए 42 दिन बहुत होते हैं। मिसाइल वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे, वहाँ टेक्नोलॉजी पहुँचाई जाएगी और मसला ये है कि अगर इसराइल साइन कर देता है तो फिर दुनिया में एक ऐसा सिनेरियो बनेगा कि वो पूरी दुनिया के सामने इस मुआहदे को तोड़ नहीं सकते। अब जो भी सूरत हाल होगी वो फिर इसराइल के खिलाफ जाएगी और फौज में एक ऐसा भी सिनेरियो आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है नेतन्याहू को फारिग कर दे और किसी एक को कुर्बानी का बकरा बना दे और फारिग कर दे, उसे कहे ठीक है जब इस जंग को फिर आगे लेकर जाते हैं। क्योंकि अमेरिका की जानिब से प्रेशर ये आ रहा है कि आप इस जंग को फ़िलहाल नवंबर के बाद तक ले जाएं। देखिए एक दफ़ा जब तसलसल टूट जाता है तो फिर उसके बाद दोबारा जंग करना, ये मामला करना, ये इतना आसान नहीं रहता। अमेरिका ने अब ये कहा है इस वक्त कि नेतन्याहू इस डील को किसी तरह फाइनलाइज कर लें। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम प्लान ये करेंगे
कि इन डिमांड्स के बाद अमेरिका क्रेडिट लेना चाहेगा। यानी अमेरिका असल में वो कह रहा है कि मैं क्रेडिट लूं, बाइडेन असल में ये चाह रहा है कि आगे आ रहे हैं इंतखाब और मैं दुनिया के सामने कहूँ कि देखो मैंने ये जंग बंदी करवाई है, और वो प्लान ये कर रहे हैं कि हम इसको कम से कम इंतखाबा तक ले जाएं अगर ये इसराइल इस पर साइन कर देता है। अब सिनेरियो सारा ये है कि ऑलमोस्ट ये डील फाइनलाइज है। अब अगर यहाँ पर आकर इसराइल बैकआउट करता है तो सबसे पहले इसके खिलाफ इकदाम होने चाहिए, और जाहिर सी बातें होंगे, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर ये बातचीत होगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अब मुसाद के चीफ ने डेविड बर्निया उसने आया, उसने आकर कहा ये सारी सूरत हाल है, अब आप बताएं। अब इन्होंने कैबिनेट से एग्री करवाना है उसको, और सबसे बढ़कर बात यह है कि अगर नेतन्याहू यहाँ पर आकर अचानक मुक्कट जाता है, क्योंकि वो इस सारे सिनेरियो में दो चीज़ें देखेगा कि भाई मुझे तो हटाओगे नहीं, डील फाइनलाइज होगी, आर्मी मेरे खिलाफ कोई काम तो नहीं करेगी, और अगर इस सारी सूरत हाल में वो इसको कह देते हैं कि भाई तुमने हटना है, तो वो कहेगा मुझे एनआरओ क्या दोगे। फिर वो सारे के सारे मामलात में अगर लट से उसके बाद भी बात नहीं बनती, वो पीछे हट जाता कि डील नहीं करनी, तो फिर तो आप ये सोच लें कि इसराइल का साथ अब कोई नहीं देने वाला, क्योंकि इस वक्त कतर, मिस्र और पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट कोशिश कर रहा है। देखिए जिस तरह आज सऊदी अरब ने ये बात कही है कि अब हमें इंटरनेशनल फोर्सेस वहाँ पर भेजनी है, तो इसराइल को रोकने के लिए कुछ भी करना है। अगर इसराइल यहाँ पर नहीं आता तो हो सकता है ये फिर आखिरी इकदाम इस लेवल के आ जाए कि फौजें उतारने का मामला आ जाए, क्योंकि ये बात अब हो गई है कि एक ही शर्त के ऊपर हमास के लोग अड़े हुए थे, और उनके पीछे भी उन्होंने क्या सरप्राइज है ना, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है इन 42 दिनों में देखिए इसराइल की फौज चली जाएगी गजा से। जब आप एक दफ़ा गजा से चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमास उन सुरंगों से दोबारा निकल आएंगे, और फिर आकर क्या करेंगे, लोग आएंगे, इस दफ़ा कैसे आएंगे, क्या सूरत हाल होगी, इमदाद वहाँ पर आएगी, वहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे, लोग रहना शुरू हो जाएंगे, और 42 दिनों के अंदर फिर दुनिया जो हिसाब किताब लेगी वो नेतन्याहू का लेगी। नेतन्याहू को प्रॉब्लम ये है कि मेरे खिलाफ वॉर क्राइम शुरू हो जाएंगे, मैंने इतना ख़राब काम किया और मेरे खिलाफ जो इकदाम है वो दुनिया भर में शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो रेड सी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है जब लोगों का इतना नुकसान हो रहा है और माल शाल आना शुरू हो जाएंगे, दोबारा इसराइल में लट से माल जा रहे हैं, उसको कोई रोकेगा नहीं, वो माल जा रहे हैं, चीज़ें जा रही हैं, इसराइल का जो बिजनेस कम्युनिटी वाला सेक्टर है, वो मेंबर्स हैं, लोग हैं, वो भी दबाव डालेंगे। अब वो वहाँ सड़कों पर क्यों निकली हुई है, वो ये कह रही है कि हम वहाँ से डील फाइनलाइज करो। देखिए पहले वो निकलते थे और ये कहते थे कि आप कैदियों को लेकर आए, अब वो कह रहे डील फाइनलाइज करो, जल्द अज जल्द ठप्पा लगाओ, डील फाइनलाइज करो। अब आप बताएं कि उसके बाद वो क्या करेंगे। जब अब एक यहाँ पर एक और भी बात ज़हन में रखिएगा, अगर लेट से इस सारी सूरत हाल में दो सिनेरियो बनते हैं कि कैदी आधे वापस ले लेते हैं वो, और आधे कैदी नहीं आते। अगर आधे कैदी के लिए हम आज कहते हैं कि 42 दिन मजीद जंग करे, अगर लेट से उसके बाद वो 42 दिनों के बाद कितने 84 दिन हो गए, 3 महीने के करीब, अगर उसके बाद इसराइल को ये बात उनको भी पता है कि कैदी एक दफ़ा वापस आ गए, तो इसराइल कहेगा चलो अब तो मैं पूरी तरह बमबारी करूंगा। तो उन्होंने कुछ ना कुछ गारंटियां तो रखनी है, वो इतनी जल्दी से सारे कैदी रिहा नहीं करेंगे। समझ लो तकरीबन 150 के करीब उनके पास कैदी हैं। इन 150 कैदियों में अगर वो लेट से एंड के ऊपर कोई 40-50 रख लेते हैं, या इनमें से कोई आप समझ रहे कोई 30-35 रख लेते हैं, अब जो बाकी हैं वो आ जाएंगे, तो उनके घर वाले कहेंगे कि भाई हमारे क्यों नहीं वापस आए, तो डील फाइनलाइज करो। और वो कहें नहीं जी हमने तो परमानेंट जंगबंदी करनी है, तो वहाँ पर अब ये लड़ाई करेंगे, क्या होगा ये भी देखने वाला मामला होगा। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें, उसमें सबसे बढ़कर जो बेशर्मी देखने को मिली है वो है इस्लामिक वर्ल्ड से, जिन्होंने अपनी फौजें नहीं भेजी मदद करने के लिए, इजराइल को रोका नहीं है। और इसराइल अगर इस वक्त खुद ये डील करना चाह रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उसकी फौज के चीफ ने ये बात कही है कि भाई हमारी फौज अब लड़ाई नहीं करना चाहती, आप डील को फाइनलाइज करें और हमास के हवाले गजा कर दें और अपना मुल्क चलाएं। यानी उसने साफ अल्फाज में कह दिया कि भाई हमने ये कार्रवाई नहीं करनी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इसराइल की इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मामलात है, वो किस लेवल पर चले गए। सो आने वाले वक्त के अंदर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होने जा रही है, इन 42 दिनों में जो भी सूरत हाल होगी, अगर इसराइल ने दोबारा भी जंग बंदी की तो ये याद रखिएगा फिर तो इसराइल के लिए चले कुछ रिलीफ होगा, और अगर उसने नहीं की तो फिर ये जो मिसाइल 42 दिनों में पहुंच रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी है, जो सामान जाना है, जो चीज़ें जानी है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
वैसे तो इसराइल कोशिश ये भी करेगा कि वो किसी तरह यानी भारत का जो सिस्टम है यानी वहाँ से जो माल आ रहा है उसको चालू करवा दे और वहाँ से उनको हथियार चीज़ें मिलती रहे जो जाकर सीधा इसराइल में लैंड करें। अब ये 42 दिन बड़े अहम होंगे। अब इस पर ये डील फाइनलाइज करते हैं। यानी देखिए, अगर तो इन्होंने इनकार कर दिया, जो कि इसराइल यानी इस पोजीशन में नहीं है, लेट से अगर उन्होंने इनकार कर दिया और फौज का डील करनी है, नेतन्याहू का नहीं करना, तो किसी एक ने रहना है। लेट से उसके बाद ये सारे इनकार कर देते तो लिबनान की जंग तो सर पर खड़ी है। और फिर इस जंग के अंदर इसराइल का जो हाल होगा वो तो फिर सारी दुनिया को पता है कि मामलात किस जानिब जा रहे हैं। इतना आसान अगर इसराइल के लिए जीतना होता, यानी आप ये देखिए वो तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त खाने जा रहे हैं, तारीख का सबसे बड़ा माहिदा करने जा रहे हैं और जंग बंदी के लिए जा रहे हैं कि अब गोली लोग घरों को वापस आएंगे तो आप क्या दोबारा अगर बमबारी करेंगे? वो फौज उनकी कह रही है कि हम वहाँ पर दोबारा जाने को तैयार नहीं, तो फिर कैसे सिनेरियो चलेगा? सो कुल मिलाकर हमारी इस वक्त सूरत हाल का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं दुनिया का कि इस लेवल पर आगे हैं कि इसके बाद रूस, चाइना और बाकी सारे पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम ये जंग ना हो, और अगर होती है तो फिर किस लेवल पर जाकर इसराइल से लड़ाई करनी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल एक चीज़ आपको ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, इसराइल को कभी इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी आप मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दें, आप KFC का बाइकआउट कर दें, आप फलाने का कर दें, इन चीज़ों से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसके बाद पैसा बड़ा है, आप $10-12 का नुकसान पहुँचा देंगे, 20 का पहुँचा लेंगे। वो देखिए कई सैकड़ों में जाकर अरबों डॉलर्स की बात करें, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर से उनके पास इमदाद आती है, चीज़ें आती हैं, फ़र्क उनको एक ही पड़ता है, दैट्स इट। फौज आए कहीं मेरे खिलाफ लड़ने तो उसको फ़र्क पड़ेगा, बाकी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग पागल होते रहे बाइकआउट से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बाइकआउट से फ़र्क पड़ना होता तो इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों ने KFC और पता नहीं किसी का बाइकआउट का फ़र्क किया, कोई जंग पे असर पड़ा? कुछ भी नहीं होता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।